सो हाय एवरीवन, वेलकम टू पावर आईएएस। मेरा नाम है रुपेश और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना एक मैजिक दिखाता हूं तुम लोग को, बहुत ही कमाल का, तुम लोग भी अप्रिशिएट करोगे। आओ देखो, यूपीएससी ने ना पिछले कुछ सालों में 6 क्वेश्चंस पूछे हैं प्रेसिडेंट पे। 6 में से ना जो रिसेंट 3 क्वेश्चन है, मतलब 2018 में पूछा गया, फिर शायद 2021 में, फिर 23 में, मतलब क्या है कि हर 1-2 साल गैप करके ना यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है प्रेसिडेंट पे। जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है, एक चीज नोटिस करना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विद रेफरेंस टू व्हाट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या पूछा? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलो आओ आगे देखते हैं। ये पढ़ो 2023 में, अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ यूपीएससी का। क्या पूछा हुआ यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन में, इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या पूछा? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। चलो और आगे चलते हैं। 2024 नहीं 23 में एक और क्वेश्चन आया। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या पूछ रहा है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं ना अंडरस्टैंडिंग द थीम। अब यही है मैजिक। मतलब क्या है, पॉलिटी जो हम अभी कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया पे ज्यादा हिट करे जहां से यूपीएससी बार बार पूछ रहा है। अगर यूपीएससी को प्रेसिडेंट पे पूछना है तो हाई चांसेस वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे ही पूछेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस है, काफी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, राइट। तो उस प्रोसेस पे यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछते रहता है। बट हम क्या कर रहे हैं, पूरा पूरा आर्टिकल रटे जा रहे हैं। आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 के बीच में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, कब अपॉइंट हुए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, एवरीथिंग वी आर मगिंग अप। पूछ रहा है क्या यूपीएससी? नहीं पूछ रहा ना, तो फिर क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? वही फोकस करना है जो एग्जाम में आएगा। ऑल्सो एक और बहुत ही कमाल की चीज जो मैं बताना चाहता हूं आप सबको सेशन को स्टार्ट करने से पहले, कि सबसे पहले तो इस चीज को ध्यान में रखना कि अभी जो क्लास में चल रहा है, यहाँ पे मैं आपको ना पूरी की पूरी पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, कि मैं पूरी की पूरी पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं लिटरली आप लोगों को वही चीज पढ़ा रहा हूं जो यूपीएससी पूछता है। द पर्पस इज नॉट टू टीच एवरीथिंग हियर। पूरी लक्ष्मीकांत और पॉलिटी पढ़ने के लिए आई थिंक यूट्यूब पे बहुत सारे मटेरियल्स और लेक्चर्स फ्लडेड है। अपन वो पढ़ेंगे जहां से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। हमें वो पढ़ना है कि अगर हमने आधा घंटा दिया तो उस आधे घंटे में एग्जाम में कितना प्रोडक्टिव होकर के आ रहे हैं। मतलब दिस इज द हाईली प्रोडक्टिव सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड, जिसका नाम क्या है, दैट इज नॉट बियॉन्ड दिस। इन शॉर्ट एनबीटी सीरीज। कहने का तात्पर्य ये है कि इन सीरीज को कवर करने के बाद में, छोटे छोटे लेक्चर्स को कवर अप करने के बाद में आपका थीम यूपीएससी का कवर हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं पूरा पूरा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट नहीं पढ़ाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा जो यूपीएससी पूछता है। अगर डिटेल में पढ़ना है, पीएचडी करना है, लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, है ना। चलो एक चीज और यहाँ पे बस बता करके चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये पावर आईएएस पे अभी आप जाओगे प्लेलिस्ट पे तो सबसे पहला आपको दिख जाएगा, इसका नाम है प्रीलिम्स एनबीटी 2025। यहाँ पे क्या है कि प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चंस, जो भी थीम्स इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली सारे सब्जेक्ट्स का, अभी हमने पॉलिटी स्टार्ट किया हुआ है। आपको इसी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिलते जाएंगी। अभी हमने पॉलिटी में कौन कौन से चैप्टर कर लिए हैं, तो प्रीएम्बल कर लिया हुआ है, डीपीएसपी कर लिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स कर लिया है। आज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट करेंगे और अगला चैप्टर जो आएगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब आज का चैप्टर यानी कि आज का सेशन और अगला सेशन, ये दोनों को मिलाकर के हम बोलेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि एग्जीक्यूटिव हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज फॉर टुडे, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड हियर वी गो। चलो ये सब सारे के सारे आपके क्वेश्चंस है जो प्रेसिडेंट में पूछे गए 2012 से लेकर के अभी तक। इन क्वेश्चंस को करने से पहले ना एक बार कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं 15 मिनट के अंदर में, और फिर इन सारे क्वेश्चंस को आप ही सॉल्व करोगे मेरे सामने। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्शन। अब कहने के लिए मैं पहले आपको ये बता सकता था, जैसे आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो देश के सबसे पहले नागरिक होते हैं, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, ही इज द नॉमिनल हेड। बट ऑल दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी परस्पेक्टिव, क्योंकि यूपीएससी का थीम जो है वो या तो प्रेसिडेंट के पावर पे क्वेश्चन पूछता है, या फिर वो पूछता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे। इलेक्शन मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन इन्वॉल्व नहीं है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन को अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, बोला कि सही तरीके से नहीं हुआ है, तो क्या प्रेसिडेंट ने उसके पहले जो भी एक्ट इनिशिएटिव लिया था वो मान्य होगा या अमान्य होगा, विल दैट बी वैलिड और इनवैलिड। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। एग्जैक्टली वहीं पे हिट करना है हमें भी। सबसे पहला क्या है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो सबसे पहले तो इस चीज को ध्यान रखना कि आपके राष्ट्रपति का ना कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब जैसे हम लोग अपने लिए एमपीज और एमएलएस का डायरेक्टली वोट करके उनको इलेक्ट करके भेजते हैं, राइट। बट प्रेसिडेंट के लिए हम डायरेक्टली कभी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो जिन लोगों को हमने चुन करके भेजा हुआ है, राइट, वो पार्टिसिपेट करते हैं। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं हम इसमें इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थोड़ा और ब्रेक डाउन करें अगर, तो आपका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, राइट, इसको अच्छे से समझना। आई एम जस्ट टेकिंग योर 15 मिनट्स।
आपका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये दो जगह पे लगता है, राइट। कहां पे लगता है? सेंटर पे लगता है और स्टेट पे लगता है। सेंटर पे आपने देखा है कि पार्लियामेंट है, राइट, जहां पे आपको क्या दिखाई देगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति दिखाई देंगे। स्टेट में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली दिखाई देंगी, राइट। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो भी आपके राज्य में जो भी वहां पे विधानसभा है वो दिखाई देगा। अब देखो बता क्यों रहा हूं, इट इज बिकॉज कि जब आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में सेंटर और स्टेट देखोगे तो इनमें जो भी लोग को आप चुन के भेज रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप सेंटर में पार्लियामेंट में लोग को भेज रहे हो तो इनको क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलो स्टेट में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में गया तो क्या बोलोगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे, राइट। अब ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। क्या हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हम लोग पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? जिन्हें हम चुन करके एमपी बना रहे हैं, जिन्हें हम चुन करके एमएलए बना रहे हैं, ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। यहां तो कोई कॉन्सेप्ट में इशू कुछ भी नहीं। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये जो एमपीज है या फिर जो भी एमएलए है, ये दो तरीके से बनते हैं। कैसे बनते हैं? एक बनते हैं जिनको हमने सीधा इलेक्ट किया है। हमने क्या किया हुआ? सीधा उनको इलेक्ट किया। अगर हमने इलेक्ट किया तो वो एमपी बन जाएगा। दूसरा, अगर हमने किसी को नॉमिनेट किया है। क्या किया है? नॉमिनेट किया है। सो दिस इज अनदर, है ना। यानी कि एक इलेक्ट के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू, और एक नॉमिनेशन के थ्रू। एग्जैक्टली यहां पे भी इलेक्शन के थ्रू और नॉमिनेशन के थ्रू। अब जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है उसमें जो भी एमपी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी एमएलए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या वो एमपी, क्या वो एमएलए नॉमिनेशन वाले हैं या इलेक्शन वाले? आंसर इज वेरी सिंपल। अगर पूछेगा तो गलती भूल के मत करना। इलेक्टेड एमपीज एंड इलेक्टेड एमएलएज पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इसको गांठ बांध करके दिमाग में बैठा लो, सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर में उतार लो, राइट। यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स, हम क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, we are only talking about this elected member, elected MP. We are only talking about this elected MLA. We are not talking about nominated MP और nominated MLA. Are you getting this? Election और nomination अलग प्रोसेस है। अगर आपको इतना भी नहीं पता कि इलेक्शन और नॉमिनेशन में क्या डिफरेंस है तो इसको जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा एनबीटी में, जहां से यूपीएससी बार बार पूछता है, वहीं पे क्लियर करा दूंगा। बट अभी इसको पकड़ के चलो। क्या पूछता है कि इलेक्टेड मेंबर्स किसके? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। इलेक्टेड मेंबर किसके? लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जितने भी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स सारे स्टेट्स में नहीं है। स्टेट्स के ऊपर में मैंडेटरी नहीं है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर ऐसा मैंडेटरी होता तो जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उन स्टेट में जो एमएलए है, एमएलसी है, उनका वैल्यू ऑफ वोट बढ़ जाता राष्ट्रपति के इलेक्शन में। लेकिन हमें पूरे देश में सबका वैल्यू ऑफ वोट समान करना है। हो रहा है ना कंफ्यूजन? होगा, अभी आगे बताऊंगा वैल्यू ऑफ वोट क्या है, एक सेकंड में क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा कंसिस्टेंट, थोड़ा सा फोकस। देखो नेक्स्ट क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी। कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी? दिल्ली और पुडुचेरी। इसको ध्यान रखना, दो यूटी की जिक्र हुई है, एक दिल्ली का और एक पुडुचेरी का। इन दो यूटीज में जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के कौन इलेक्टेड मेंबर्स हैं, दीज पीपल विल आल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कहीं भी क्या मैंने नॉमिनेटेड मेंबर का जिक्र किया? नहीं किया। यानी कि अगर ऑप्शन में गलती से नॉमिनेटेड मेंबर आ गया, कट करो, आगे बढ़ो। चलो अगर इतना कवर हो गया, अब आगे चलते हैं। देखो अब आता है वैल्यू ऑफ वोट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और यहां से बच्चे गलती करके आते हैं और यूपीएससी का फेवरेट है वैल्यू ऑफ वोट। अगर 3 बार क्वेश्चन पूछा तो 2 बार तो वैल्यू ऑफ वोट के ऊपर ही पूछ दिया है। क्या वैल्यू ऑफ वोट? देखो आप जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन को देखते हो उसमें एमपी भी पार्टिसिपेट कर रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, है ना, और एमएलए भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अब जो भी एमपी है और जो भी एमएलए है, इन लोगों का ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ वैल्यू है वोट का। क्या है? इनके वोट्स का कुछ वैल्यू है। लेट अस सपोज द वैल्यू बी एक्स वैल्यू मान लो एमपीज का, हर एमपी का, और एक्स वैल्यू मान लो एमएलए का, वाई वैल्यू मान लो एमएलए का, मतलब दोनों का अलग अलग वैल्यूज है। अब वो वैल्यू कैसे निकलता है कि अगर किसी एमपी ने पार्टिसिपेट किया तो कितना वैल्यू है उसके वोट का, कैसे निकलेगा? तो पहले एमएलए का देखो अगर आप एमएलए की बात करते हो तो सबसे इंटरेस्टिंग क्या है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, यानी कि आपके स्टेट में जितना टोटल पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर दो किससे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि कितने इलेक्टेड मेंबर्स है वहां पे डिवाइड करके इनटू 1/1000।
ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है। क्या यूपीएससी ये फॉर्मूला पूछेगा? नहीं पूछेगा। तो क्या पूछेगा वो ये पूछेगा कि जितने एमएलए हैं पूरे देश में, मतलब यूपी में कोई एमएलए है, कोई पंजाब में एमएलए है, कोई एमपी में एमएलए है, जहां भी किसी भी स्टेट में कोई भी एमएलए, क्या इन सारे एमएलए का वैल्यू ऑफ वोट सेम है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या ये जितने भी एमएलए हैं पूरे देश में, क्या इनका प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वैल्यू ऑफ वोट सेम है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि सब में पॉपुलेशन स्टेट का अलग है। हर स्टेट में कितने लेजिस्लेटिव असेंबलीज में मेंबर होंगे वो अलग होंगे। अगर ये सारे के सारे फैक्टर्स हर स्टेट में अलग हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो जो वैल्यू ऑफ वोट आएगा हर स्टेट का क्या आएगा? अलग आएगा। यानी कि यूपी में जो वैल्यू ऑफ वोट होगा एमएलए का वो अलग होगा, एमपी का अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा, सिक्किम का अलग होगा। सिमिलर थिंग गोज फॉर ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन द कंट्री। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर हम एमपीज की बात कर रहे हैं, एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका क्या डायनेमिक्स है? बहुत ही सिंपल है। इनका क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, पूरे देश में जितने भी एमएलए हैं उनका एक साथ वैल्यू ऑफ वोट कर दो, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब इलेक्टेड मेंबर्स जितने भी हैं पार्लियामेंट में, क्या उनका नंबर चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप किसी भी एमपी के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का दोनों सेम आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी, सपोज करो लोकसभा में किसी भी एमपी के लिए आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो, तो क्या लिखोगे? टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी कि पूरे देश में जितने भी एमएलए थे जो उनका वैल्यू ऑफ वोट था उसको हम एक बार में ऊपर रख दिए, है ना। पूरे देश का, हर स्टेट का नहीं, स्टेट का अलग है, लेकिन सारे स्टेट्स को एक साथ जोड़ देंगे तो वैल्यू ऑफ वोट पूरे देश का एक आएगा ना वैल्यू ऑफ वोट, वो हमने यहां लिख दिया। डिवाइडेड बाय लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सभाओं में कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं, आप ये लिखोगे। अच्छा, अब यही फॉर्मूला अगर राज्यसभा के लिए लगाओ तो भी सेम है। क्यों? आप लिखोगे वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल द एमएलएज ऑफ द स्टेट, वही वाला, पूरे देश में कितने एमएलए हैं, डिवाइडेड बाय लोकसभा राज्यसभा में कितने क्या इलेक्टेड मेंबर्स हैं। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी का वैल्यू ऑफ वोट निकालोगे तो लोकसभा का एमपी हो, राज्यसभा का एमपी हो, दोनों का वैल्यू ऑफ वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विल बी सेम। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यानी कि वैल्यू ऑफ वोट क्या होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, एमपी और दोनों का, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का सेम होगा, लेकिन वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए विल डिफर इन डिफरेंट स्टेट्स। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन हिट करता है, राइट। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब आगे चलो, आगे बहुत ही सिंपल सा है। अच्छा, अब वैल्यू ऑफ वोट, अभी हमने जो भी पढ़ा अब उसको फटाफट रीड करूंगा। अब इस पे आपके सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए ऑफ ईच स्टेट इज टू बी इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। सही बात है, हमने अभी देखा था पॉपुलेशन कितना है उस स्टेट का, हम वहां पे डिवाइड कर रहे हैं कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं एमएलए, है ना, इनटू 1/1000, यानी कि हर स्टेट का पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली वहां का वैल्यू ऑफ वोट डिफर करेगा। कहीं पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ज्यादा है, कहीं पॉपुलेशन ऑफ स्टेट कम है। आपको बताना है अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो वहां पे वैल्यू ऑफ वोट एमएलए का ज्यादा होगा या कम होगा। फॉर्मूला देखोगे खट से निकल जाएगा, न्यूमरेटर बढ़ रहा है यानी कि पूरा संख्या कम होगा। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, राइट। आगे चलो, क्या लिखा हुआ है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल इलेक्टेड एमपी शैल बी इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल द एमएलए ऑफ द स्टेट। अच्छा, अब बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी बात है, हमने एमएलए, राइट, सारे के सारे स्टेट्स में जितने भी थे, बिहार, पंजाब, यूपी, हरियाणा, जितने भी एमएलए थे सबका वैल्यू ऑफ वोट निकाल लिया, और अपने देश में जो एमपी हैं, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, उनका वैल्यू ऑफ वोट निकाल लिया। क्या ये दोनों सेम होगा? यस, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ऑफ ऑल द कंट्री, पूरे स्टेट्स का जो भी वैल्यू ऑफ वोट आएगा वो सेम होगा वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज, जो टोटल एमपी हैं लोकसभा राज्यसभा, उनका जो होगा, उनके बीच का वैल्यू ऑफ वोट क्या होगा? सेम होगा। क्यों सेम होगा? बिकॉज इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इट इज इंपॉर्टेंट दैट स्टेट्स शुड गिव एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द यूनियन। जब भी आप राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करते हो तो राज्यों के पास भी उतना ही से होना चाहिए जितना यूनियन के पास है। बोथ शुड हैव इक्वल स्टेटस इन डिसाइडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देश के राष्ट्रपति को चयन करने के लिए दोनों के पास में क्या सेम स्टेटस होना चाहिए। इसलिए जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट होगा एमएलए का, वो जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट होगा एमपी का, वो दोनों क्या होगा? सेम होगा। लेकिन क्या वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए हर स्टेट का सेम है? नहीं, पंजाब का अलग है, बिहार का अलग है, उड़ीसा का अलग है, झारखंड का अलग है, अलग अलग है, लेकिन एमपी का सेम है। अब देखो ये लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज शैल बी सेम इररिस्पेक्टिव टू देयर हाउसेस, whereas the value of vote of MLAs will be different
इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर स्टेट्स। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर ये क्लियर हो गया अब तो सबका सब क्वेश्चन बन जाएगा, बस 5 मिनट और। अब भाई क्वेश्चन ये आता है कि भाई साहब अगर पार्टिसिपेट ये लोग कर रहे हैं तो कौन से ऐसे लोग हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। बहुत सिंपल सा है, तो टोटल में से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हटा दो। यानी कि आप क्या करो, जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, कहाँ के, लोकसभा राज्यसभा के, क्योंकि हमने देखा था सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे लोकसभा राज्यसभा के, प्लस इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और हमने क्या देखा था, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे पुडुचेरी एंड दिल्ली। और ये तो पता ही हमें कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में हो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, राइट। कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि एक दूसरा हाउस बना सकते हैं, कुछ चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं, ये उनका डिस्क्रिप्शन है। अब हाउस को बनाना और ना बनाने का खुद के कुछ फायदे नुकसान है। फायदा अगर एक बता दो छोटा सा जल्दी से, तो फायदा ये है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली से एक बिल पास हुआ, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में गया, तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कोई बिल जबरदस्ती में पास किया जा रहा है, जल्दी जल्दी पास किया जा रहा है, इल कंसिडरेशन के साथ पास किया जा रहा है, हैस्टी है, मतलब बहुत जल्दबाजी में पास किया जा रहा है। वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद में लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा, वहां पे भी लोग उसके ऊपर में विचार और विमर्श करेंगे। एक नेगेटिव क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ एक हाउस था, तो बिल को पास करना आसान था, जल्दी पास होता था, टाइम कम लेता था। अब 2 हाउसेस हो गए तो टाइम ज्यादा लगेगा, पहले लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होगा, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास होगा, फिर गवर्नर का साइन होगा, तब एक्ट बनेगा। बस ये फायदे और नुकसान है। इसीलिए चूंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पूरे देश में हर स्टेट के पास नहीं है, इसलिए हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है। लेकिन ये तो मैंडेटरी है कि सारे स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगे, तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज का पार्टिसिपेशन है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। क्लियर एवरी वन ऑफ यू। चलो अब आ जाते हैं उपराष्ट्रपति। अब अगर हम आ जाए वाइस प्रेसिडेंट पे, तो वाइस प्रेसिडेंट भी बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल। देखो क्या बताया हुआ, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज देख लिया, उसमें स्टेट्स भी थे, यूनियन भी था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट है, यानी कि राज्यसभा एंड लोकसभा। यानी कि राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स, यानी कि लोकसभा के भी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स। क्लियर एवरीवन। तो क्या लिखा हुआ है, बोथ द हाउसेस टेक अप, यानी कि बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। अगर मैं यही प्रेसिडेंट की बात करूं तो क्या होता, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये था, राइट। पूरे पूरे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स थे। यहाँ पे कोई स्टेट की जरूरत नहीं है, कोई दिल्ली पुडुचेरी किसी की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा भाई हमें पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों के दोनों लोग, हमें लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर्स की जरूरत ही नहीं है। यानी कि आपको पता चलेगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट्स का रोल है या नहीं है, नहीं है रोल। किसका रोल है, वहां पे आपको डायरेक्टली रोल दिखाई देगा सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का। ऐसे इंप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, यूपीएससी कैन डेफिनेटली आस्क क्वेश्चंस ऑन दीस पैरामीटर्स। चलो अगर हम वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा इंपीचमेंट का प्रोसेस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इंपीचमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने में इंपीचमेंट चाहिए होता है। इसमें क्या है, आप उनको सीधा हटा सकते हो एक इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ। चलो फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब क्या होता है। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना, 50% मोर देन द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट। उसमें भी एक और क्लॉज होता है कि 50% सारे स्टेट से पास हो रहा है, नहीं पास हो रहा, ये सब स्पेशल मेजोरिटी है। अब यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी की बात हो रही है। क्या है इफेक्टिव मेजोरिटी, बताओ फटाफट क्या लिखा हुआ है। और नहीं पता तो गूगल करो, जाके सर्च करो, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। डू नॉट रन फॉर कंटेंट ऑल अलोंग की एक साथ में बना बनाया सा मिल जाए, खुद से भी सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर आप उपराष्ट्रपति को हटा रहे हैं तो कुछ नहीं, एक छोटा सा इफेक्टिव मेजोरिटी आपको पास करना है। राज्यसभा में सबसे पहले पास होगा और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी। यानी कि अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो क्या उनको हटाने के लिए लोकसभा में हम सबसे पहली बार बिल लेकर के आ सकते हैं? जी नहीं, नहीं ला सकते। सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही उस रेजोल्यूशन की शुरुआत कर सकता है। क्यों करेगा? क्योंकि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपके उपराष्ट्रपति हैं, ये आपके राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, यानी कि आप देखते हो ना, जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं, वैसे राज्यसभा में जो चेयरपर्सन है कौन है? आपके देश के वाइस प्रेसिडेंट है। अगर आपको उनको हटाना है तो राज्यसभा ही कोई ना कोई मोशन या रेजोल्यूशन पास करेगा, इनिशिएट करेगा, बाद में लोकसभा उस पर बस सिंपल मेजोरिटी दिखाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट साहब के रिमूवल में ये प्रोसेस अलग है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो कोई भी चार्जेस लेवल कर सकता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा। इनिशिएट कौन करेगा? राज्यसभा। बाद में लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकता है। बहुत ही छोटा सा है, बट क्वेश्चन यहां से ट्विक कर सकता है। एक बस चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी आप वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन मोशन निकाल रहे हो, 14 दिन का उनको नोटिस दे दिया जाए। अगर उनको 14 दिन का नोटिस मिल जाएगा तो उनको पता चल जाएगा कि अभी क्या होने वाला है, राइट।
चलो नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, टर्म्स बहुत सिंपल है, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, फटाफट खत्म हो जाएगा। देखो राष्ट्रपति साहब की बात की जाए तो 5 साल का उनका टाइम होता है, री इलेक्शन का प्रोविजन है, ऐसा नहीं है कि वो री इलेक्ट नहीं हो सकते। तो हमारे देश में बार बार प्रेसिडेंट क्यों नहीं आते, एक ही राष्ट्रपति एक बार क्यों आता है, क्योंकि हमने एक कन्वेंशन बना दिया है, मतलब जो राष्ट्रपति है उन्होंने कन्वेंशन बनाया है कि अगर मेरे को एक बार टर्म मिल गया तो अब अगले बार में किसी नए इंसान को आने दो, लेट द न्यू पर्सन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब एक बहुत ही नॉबल सा टर्म बना हुआ है, लेकिन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि आप एक बार में एक ही इंसान राष्ट्रपति होगा। दैट ऑल दैट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन, अगर वो चाहे तो मल्टीपल टाइम्स भी इलेक्शंस के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अमेरिका में क्या सिस्टम है, कैप लगा हुआ है कुछ 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार, कितने बार लगा हुआ है फटाफट बताओ कमेंट में। एलिजिबिलिटी की बात करें तो भाई अगर देश का राष्ट्रपति है तो सिटीजन तो होना इंपॉर्टेंट है, 35 वर्ष के युवा तो होने ही चाहिए कम से कम, और एटलीस्ट लोकसभा के मेंबर होने के लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम इतना होना चाहिए कि हाँ लोकसभा के मेंबर के क्वालिफिकेशन योग्य है वो। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, स्टेट्स में या फिर सेंटर में किसी भी ऐसे पद पे ना हो, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से सेंस है कि कहीं ना कहीं जॉब ना कर रहे हो गवर्नमेंट में, जबकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को संविधान में डिफाइन नहीं किया गया। वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं किया गया। तो फिर अगर पूछा जाए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि अगर कोई इंसान किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी है, आपने उसको राष्ट्रपति बना दिया और अभी भी वो सेक्रेटरी है, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में वो ज्यादा फेवर करेगा, बाकी चीजों को नहीं फेवर करेगा। जबकि एक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए सारे देश में सारी पार्टियां सब कुछ एक समान है। स्पेशली फॉर द प्रेसिडेंट, व्हेन ही बिकम अ प्रेसिडेंट, हिज ओनली ड्यूटी इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपके देश का जो संविधान है उसको उठाना वही एक राष्ट्रपति का कर्तव्य है। अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं तो आपके लिए सारे पार्टीज एक समान है, सारे ऑर्गेनाइजेशन एक समान है, आपके लिए बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए आप देखोगे कि जब प्रेसिडेंट को हटाया जाता है तो उसका एक ही ग्राउंड दिया हुआ है कि इफ ही हैज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उन्होंने आपके संविधान का वायलेशन किया है तभी आप राष्ट्रपति को हटा सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का सबसे बड़ा काम है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करे, कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से पूरा पूरा देश चलना चाहिए, दैट इज द पर्पस। इसलिए आप देखते हो कि जब भी किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है, तो क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। चलो ये इमरजेंसी में अगला टॉपिक लेकर के आऊंगा, इमरजेंसी पढ़ाऊंगा, अभी प्रेसिडेंट खत्म करना है फटाफट। मतलब देखो इन लेक्चर्स में ना कोई बहुत ही बेसिक सा बच्चा है, बहुत ही स्क्रैच से स्टार्ट किया है, उसको वहां से लेकर के आईएएस के प्रीलिम्स के थीम तक कवर करा दूंगा मैं। ओनली थिंग आई नीड इज जस्ट बी कंसिस्टेंट, फॉलो दिस सीरीज एंड बी जेन्युइन इन द क्लासेस, राइट? ठीक है, गोइंग अप विद द सेम। तो अच्छा एक दो चीज और फटाफट देख लेते हैं। जो आपका पार्लियामेंट है ना, वो कभी भी उनकी सैलरी, इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, कभी भी सैलरी हो, अलाउंसेस तो कम नहीं कर सकता, कैन नॉट डिमिनिश। ऐसा नहीं कि आप राष्ट्रपति बन गए और आपके बाद वो पार्लियामेंट ने एक ऐसा एक्ट पास कर दिया कि राष्ट्रपति की सैलरी आधी हो जाए, नहीं, वो बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते, स्पेशली उनके टेन्योर में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नेक्स्ट क्या है, उनको एक इम्यूनिटी मिला हुआ है कि उनके अगेंस्ट में ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकता। बहुत ही जेन्युइन सा रीजन है। आप मतलब सोच के देखो ना कि आप किसी देश के राष्ट्रपति हैं और उस देश में आप ही के अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया तो बहुत नेगेटिव इमेज जाएगा। और प्रेसिडेंट वाला जो पोस्ट होता है ना, वो इतना बड़ा पोस्ट है कि वो जितने भी लोग नए राष्ट्रपति बन के आते हैं वो उस लेगेसी को मेंटेन करते हैं जो उनके पहले वाले राष्ट्रपतियों ने मेंटेन किया हुआ है। इसलिए यहाँ पे एक इम्यूनिटी दिया हुआ है कि क्रिमिनल केसेस उनके अगेंस्ट में स्टार्ट नहीं हो सकते, राइट। और अगर आप सिविल प्रोसीडिंग्स कुछ भी इनिशिएट करते हो तो एटलीस्ट उनको 2 महीने के पहले के नोटिस देना पड़ेगा कि आपके अगेंस्ट में कोई सिविल केस, सिविल किसी भी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन दिखाई देगा। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के नजर में सब समान। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति को स्पेशल इम्यूनिटी मिला हुआ है, ही हैज बीन गिवन एक्सेप्शन बिकॉज ही इज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जिसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आर्टिकल 14 नहीं पता, फटाफट जाओ पिछली वीडियो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में 1 घंटे में पूरा थीम पढ़ाया हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको पूरी पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ वही पढ़ा रहा हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं पूरा प्रेसिडेंट पढ़ा के जाऊं। मैं वो पढ़ाऊंगा जहां से बार बार क्वेश्चन आया है और आने के चांसेस अभी भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद आपको जो पढ़ना है, जहां से पढ़ना है, यू कैन डेफिनेटली रीड दैट, दैट इज योर से। चलो बहुत हो गई ज्ञानबाजी, आते हैं आगे। इम्पीचमेंट, देखो ओनली कंडीशन प्रेसिडेंट को हटाने का क्या है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उन्होंने संविधान का वायलेशन किया है तो आप उनको हटा सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिफाइन नहीं किया हुआ, कहीं ना कहीं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पर छोड़ा हुआ है। जुडिशरी अपने हिसाब से बता सकता है कि कहां पे उसको लग रहा है कि वायलेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज ऑल अप टू द जुडिशरी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इंपीचमेंट आप किसी भी हाउस में स्टार्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट का, राइट,
जो भी चार्जेस है कम से कम 1/4 मेंबर्स उस हाउस के साइन करेंगे, राष्ट्रपति महोदय को 14 दिन का नोटिस मिलेगा और वो उस प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर उसके बाद में उस रेजोल्यूशन को 2/3 बहुमत के साथ यानी कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ में दोनों हाउसेस ने पास कर दिया तो आपके राष्ट्रपति महोदय उस पद से हट जाएंगे, उनका महाभियोग यानी कि इंपीचमेंट हो जाएगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ना। और एक चीज याद रखना, अब ये क्वेश्चन आता है कि इंपीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। अब यहाँ पे यूपीएससी ट्वीक करता है, देखो 3 जगह ट्वीक करने का, एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तीसरा प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, जो लोग वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे एग्जैक्टली वही लोग प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। इट्स $1 मिलियन वर्ड, प्लीज लिसन दिस केयरफुली। क्या लिखा हुआ है कि आपका जो लोकसभा है, आपका जो राज्यसभा है, इनके इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे राष्ट्रपति के इंपीचमेंट में। लेकिन याद करो, राष्ट्रपति को जब इलेक्ट करना था तो क्या बताया था, लोकसभा का सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा का सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, पूरे देश के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, आपके दिल्ली पुडुचेरी जैसे यूटी के इलेक्टेड मेंबर्स। याद आ रहा है आपको वहां पे प्रोसेस। यहाँ पे क्या बता रहा हूं, उनको इंपीच करना है, सारे स्टेट्स को हटा दो, सिर्फ और सिर्फ कौन होने चाहिए, आपके लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स। बाकी किसी स्टेट का कोई रोल नहीं है राष्ट्रपति को हटाने में, इंपीचमेंट करने में। मतलब the power of parliament is higher than all the state legislative assemblies and similar thing happen with the election of vice president as well। यानी कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो कॉलेज बनता है, इलेक्टोरल कॉलेज, एग्जैक्टली सेम ही बॉडी बनती है अगर आपको क्या करना हो, आपके प्रेसिडेंट साहब को इंपीच करना हो। तो अब यहां से क्वेश्चन आएगा, प्लीज डू नॉट कमिट मिस्टेक, दिस विल बी अ ब्लंडर इफ इट हैज बीन टॉट इन सच अ ट्रांसपेरेंट मैनर। आज तक कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं है जिनको इंपीच किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउन द लाइन सब लोग उस पोस्ट की क्या मर्यादा को मेंटेन करके रखते हैं, राइट। एक छोटा सा नोट और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। देखो क्या दिया हुआ नोट में कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्रपति का काम करते हैं जब राष्ट्रपति उस ऑफिस में नहीं होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट अगर नहीं है, मतलब सपोज करो राष्ट्रपति नहीं है, तो राष्ट्रपति की जगह कौन बनेंगे, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों में से कोई भी नहीं है तो कौन काम करेगा प्रेसिडेंट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन काम करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये महान अनुभव भी नहीं है तो वहां पे कोई भी सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का, आपके सुप्रीम कोर्ट में जो भी सबसे सीनियर मोस्ट जज है वो प्रेसिडेंट वाली सीढ़ी पे आ जाएगा। यानी कि एक पूरा पूरा लिनीज बनाया हुआ है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोई ना कोई तो होगा। अगर चीफ जस्टिस तक भी नहीं है बिकॉज ऑफ एनी एक्सट्रीम सिचुएशन, एटलीस्ट आपके सुप्रीम कोर्ट में बाकी जज तो उनमें से जो भी सीनियर होगा वो ऊपर आ जाएगा। बिकॉज देश में कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता है कि आपके पास राष्ट्रपति का पोस्ट खाली हो। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा एक चीज और, जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का वो सिर्फ और सिर्फ वॉइड, मतलब नल एंड वॉइड, जिसकी कोई मान्यता नहीं है, कौन डिक्लेयर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि इलेक्शन ठीक तरीके से नहीं हुआ है तो वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। अब अगर उसने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो इस चीज को अच्छा याद रखना, एक चीज कि सपोज करो आपके राष्ट्रपति बने, एक डेट बता रहा हूं, चलो 1 फरवरी को बने 2025 को आपके राष्ट्रपति बने, है ना। और आपके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कब, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 5 मार्च को, राइट, 2025 को। मतलब 1 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो राष्ट्रपति पिछले 1 महीने से बैठे हुए हैं, इनका जो इलेक्शन हुआ इलेक्शन ही गलत है, यानी कि ये राष्ट्रपति होने के योग्य नहीं है, फिर से इलेक्शन कराइए। तो इस सिचुएशन में ये जो 1 महीने का टाइम पीरियड था, इस 1 महीने में जो भी कुछ इनिशिएशन या फिर जो भी कुछ स्टेप, जो भी कुछ एक्ट इन राष्ट्रपति महोदय ने पास किया है, क्या वो सब नल एंड वॉइड हो जाएगा? नहीं, नॉट एट ऑल। दिस इज अ ट्रिक, हियर द क्वेश्चन कम्स कि एक्चुअली में जब भी उनके हम प्रेसिडेंशियल पोस्ट को ऐसा कहते हैं कि डिस्क्वालीफाई हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत है, उनको नहीं होना चाहिए, तो तब तक उन्होंने जो भी इनिशिएटिव लिया है उसको माना जाएगा। ऑल दैट विल बी वैलिड एंड लीगल। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद से अगर वो कोई भी जजमेंट ले रहे हैं, कोई भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, कौन, राष्ट्रपति महोदय, वो इलीगल है, इनवैलिड है। उसके पहले तक का सब कुछ वैलिड है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि स्पेशली यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है। अभी हम देखेंगे, सारा का सारा एमसीक्यू करेंगे। तो प्रेसिडेंट के बारे में छोटा सा बेसिक्स बताता हूं, जब हमने इतना पढ़ लिया खत्म करते ही। हेड ऑफ स्टेट कहते हैं और आपके देश के सबसे पहले नागरिक भी कहते हैं।
आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन है? राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। एग्जीक्यूटिव मतलब कौन? जो किसी भी काम को एग्जीक्यूट कराए, कार्यपालिका इंप्लीमेंट कराए, राइट। आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी ऑर्डर्स आते हैं राष्ट्रपति महोदय के साइन के साथ आते हैं, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एग्जीक्यूशन, ही इज द हेड ऑफ दैट एग्जीक्यूटिव बॉडी, राइट। कौन? आपके राष्ट्रपति साहब। अब देखो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है आर्टिकल 52 से लेके 78 तक सब कुछ इसके अंदर में आता है, लेकिन प्रिसाइजली अगर आप राष्ट्रपति की बात कर रहे हो प्रेसिडेंट का, तो कहां से कहां है? आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक ये प्रिसाइजली राष्ट्रपति की बात करता है, और आगे के जो आर्टिकल्स है वो प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके रिलेशन को राष्ट्रपति के साथ बात करते हैं। राष्ट्रपति यानी कि जब भी आप प्रेसिडेंट को पढ़ोगे तो बहुत सारे पावर्स है। यूपीएससी कभी भी इन पावर्स पे क्वेश्चन नहीं पूछता। यूपीएससी दो तीन जगह पूछता है, एक तो जुडिशियल के ऊपर में, यानी कि आपके पास में जो पावर है माफी देने का, है ना, किसके पास में? राष्ट्रपति के पास, यहां से क्वेश्चन आता है। इमरजेंसी में नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट और फाइनेंस इमरजेंसी, तीन ग्राउंड है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर में लगता हो, राष्ट्रीय स्तर पे इमरजेंसी जो भी लगेगा, दो कारण से लगता है, या तो आप किसी देश के साथ युद्ध में लगे हुए, या फिर आपके देश के किसी एक पार्ट में, किसी एक भाग में आर्म्ड रिबिलियन हो गया, बंदूक के साथ लोगों ने रेबल कर दिया, तो ही नेशनल इमरजेंसी लगेगा। प्रेसिडेंट रूल दो आर्टिकल्स में लगता है, 256, 265, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। इनके ऊपर में, इमरजेंसी के ऊपर में आपका अगला टॉपिक आएगा, तो थीम को फॉलो करके रखो क्योंकि अगला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इमरजेंसी में पूरा कवर करा दूंगा। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है? एक ऑर्डिनेंस मेकिंग और एक वेटो पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123, वेटो पावर आर्टिकल 111। क्या है ऑर्डिनेंस, क्या है वेटो? फटाफट देखते हैं। पहले आ जाओ हम आर्टिकल 22 देखते हैं, जो आपके राष्ट्रपति महोदय के पास किसी को माफी करने का यानी कि जुडिशियल पावर है। क्या है जुडिशियल पावर? तो आपके जो राष्ट्रपति है ना, किसी की भी सजा को पार्डन कर सकते हैं। पार्डन मतलब माफ कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो भी पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 72 के अंदर में है। ऑलवेज रिमेंबर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर उन्होंने किसी को माफ कर दिया यानी कि उसके जितने भी गुनाह है, जो भी कुकर्म है, सब कुछ माफ हो चुका है, वो एक आम इंसान हो चुका है। एक नॉर्मल इंसान आम जिंदगी जी सकता है, इसको बोलते हैं मेंटोस जिंदगी, यानी कहीं ना कहीं पार्डनिंग पावर है आपके राष्ट्रपति के पास में। उसके बाद है कॉम्यूटेशन। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग में। कॉम्यूटेशन का मतलब क्या है? कि हम नेचर ऑफ पनिशमेंट को चेंज कर रहे हैं, यानी क्या है? विद दिस नेचर ऑफ पनिशमेंट ऑफ द कन्विक्ट कैन बी चेंज। फॉर एग्जांपल सपोज करो उसे फांसी की सजा हुई और हमने कह दिया कि नहीं फांसी मत दो, उसको दो लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट, हमने उसको पूरी जिंदगी का कारावास दे दिया, तो कहीं ना कहीं नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज हो गया। वो लटकने वाला था, अब जेल में रहेगा। तो जो नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज हो रहा है, ये क्या है? कॉम्यूटेशन है। रिमिशन मतलब क्या है? आपने उसके समय को, कार्यकाल को कम कर दिया। उसको 10 साल की सजा थी, आपने 2 साल कर दी, 8 साल की छूट मिल गई। दिस इज कॉल्ड रिमिशन। रिस्पाइट मतलब क्या है? आपने उसको, उसकी सजा कम कर दी, लेकिन किसी एक स्पेशल क्या है कंडीशन पे, कोई ना कोई स्पेशल कंडीशन। फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई वुमेन है, वो प्रेग्नेंट है, उसको कोई ऐसी बड़ी सजा मिल गई है, शी इज नॉट मेडिकली फिट कि वो सजा को कर सके पूरी, तो उसके टाइम पीरियड को छोटा करके उसको छोड़ दिया गया। तो कोई अगर स्पेशल कंडीशन पे आप उसकी सजा को कम कर रहे हो तो क्या बोलोगे? रिस्पाइट। अगर आपने उसका नॉर्मली सजा कम कर दिया, क्या बोलोगे? रिमिशन। आपने अगर उसके पनिशमेंट के नेचर को चेंज कर दिया, क्या बोलोगे? कॉम्यूटेशन। आपने उसकी पूरी सजा को माफ कर दी, मतलब उम्र भर का कारावास था, उसने कह दिया कोई दिक्कत नहीं, तुम आम इंसान की तरफ घूमो, तो क्या हो गया? वो पार्डन। तो रिप्राइव क्या होता है? रिप्राइव का मतलब है कि उसकी सजा पे टेम्पररी स्टे कर देना। फॉर एग्जांपल निर्भया कांड में जिनको फांसी होने वाली थी, वो प्रेसिडेंट के पास रिप्राइव मांगने गए थे कि कुछ टाइम के लिए मेरी फांसी की सजा को आप एक्सटेंड कर दीजिए ताकि हमें थोड़ा और टाइम मिल जाए। लास्ट में राष्ट्रपति महोदय ने मना कर दिया। So this is reprieve, which means the temporary execution awarded sentence for a temporary period, यानी कि जो भी execution award मिला है उनको, वो temporary period के लिए stay कर देना। फटाफट आएंगे। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेंस का सीधा मतलब होता है कि राष्ट्रपति महोदय के पास में शक्ति है कि वो पार्लियामेंट की तरह किसी भी एक्ट को पास कर सके, लेकिन ये तभी होगा जब आपका लोकसभा या राज्यसभा या फिर दोनों में से कोई भी हाउस आर नॉट इन सेशन। सपोज करो आपका लोकसभा सेशन में नहीं है, राज्यसभा सेशन में नहीं है, फिर दोनों हाउस ही सेशन में नहीं है, और कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया कि आपको फटाफट कोई एक एक्ट पास करना है, देश में उसकी बहुत जरूरत है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या होगा? आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर राष्ट्रपति महोदय इस्तेमाल करेंगे, और आर्टिकल 123 के तहत, राइट, आर्टिकल 123 के तहत अपने देश में एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं जब ये हाउसेस क्या है? अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसका कंडीशन क्या है कि जैसे ये हाउसेस बैठेंगे उनके 6 हफ्तों के अंदर में इन्हें इसको पास कराना पड़ेगा, और इन्होंने पास नहीं कराया तो उनका ऑर्डिनेंस क्या हो गया? खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपके राष्ट्रपति के पास में
डिस्क्रिशनरी पावर देता है, उनके पास इतना पावर है कि वो अपने हिसाब से ऑर्डिनेंस बना सकते हैं? नहीं, इट डजंट गिव द डिस्क्रिशनरी पावर। राष्ट्रपति कभी भी ऑर्डिनेंस पास करेंगे तो याद रखना प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही करेंगे। अगर प्रधानमंत्री या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आके बोलते हैं हमें ऐसा लग रहा है कि देश में इस तरीके की सिचुएशन आ चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर इंपैक्ट होने वाला है, हम चाहते हैं कुछ ऐसा एक्ट पास करें जिससे हमारा लॉ एंड ऑर्डर बैलेंस हो जाए ऑन दैट इमीडिएट ग्राउंड, जब हाउसेस सेशन में नहीं है तभी राष्ट्रपति करेंगे। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति महोदय को रात को सपना आया, सुबह उठ करके बोले कि आज एक एक्ट पास कर देंगे और गाना गा रहे बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ना। जैसे काफी गाना चल रहा है ना, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। हाँ आ जाओ वेटो पावर के अंदर, अभी पिक्चर बची है प्रोमो देख, देखो क्या है वेटो पावर, आर्टिकल 111 111। वेटो पावर का मतलब होता है ना कि राष्ट्रपति के पास में शक्ति है कि वो किसी बिल को पास होने से रोक सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेटो पावर। और वेटो पावर उनके पास में इंडिया में बेसिकली 3 प्रकार के, एक है एब्सोल्यूट, एक है सस्पेंसिव, एक है पॉकेट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, सपोज करो राष्ट्रपति महोदय के पास में कोई बिल पास होकर के आया, उन्होंने कहा कि मैं इसको पास होना नहीं चाहता, उन्होंने वहां पे एब्सोल्यूट वेटो का इस्तेमाल कर दिया, तो वो बिल वहीं पे कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। मतलब प्रेसिडेंट ने जैसे अपना एसेंट विड्रॉ किया, बिल कैंसिल हो गया, ना वो लोकसभा राज्यसभा वापस जाएगा, ना वो फिर से रिकंसिडर होकर के आएगा, वो बिल वहीं पर डेड हो गया, खत्म हो गया वो बिल। वो होता है आपका एब्सोल्यूट वेटो। ये बेसिकली कब पास होता है, इसको पास करने का सीधा प्रोसेस ये है कि सपोज करो कि पहले कोई कैबिनेट गवर्नमेंट है, कोई कैबिनेट है, उसने एक बिल को पास किया, राइट, और बाद में वो कैबिनेट कोलैप्स हो गई, एक नई कैबिनेट बनती है, और जो नई कैबिनेट बनती है वो बोलती है राष्ट्रपति को कि ये जो बिल पास होकर के आया है ना लोकसभा और राज्यसभा से, जिसपे आप साइन करने वाले हो, ये पुरानी वाली कैबिनेट ने पास करवाया था, हमारी नई कैबिनेट है, हम नहीं चाहते ये वाला बिल पास हो, क्योंकि हमारे जो एम्बिशंस है, ड्रीम्स है, हम जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं वो अलग है, इसको पास मत करो। उस सिचुएशन में राष्ट्रपति क्या करेगा, एब्सोल्यूट वेटो लगा करके उसको रख देंगे, अब वो बिल कैंसिल हो गया, अब फिर से एक नया बिल आएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों पास करेंगे, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, फिर वो पास होगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट वेटो का राष्ट्रपति इस्तेमाल करते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सस्पेंसिव वेटो। सस्पेंसिव वेटो देखो नाम ही है इसमें सस्पेंसिव, मतलब क्या है कि यहाँ पे वेटो पावर प्रेसिडेंट का सस्पेंड हो जाता है। मतलब सपोज करो एक बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट तक आया, राष्ट्रपति महोदय को लगा कि यार ये बिल में ना ये प्रोविजन सही नहीं है, इसको सुधार की जरूरत है, तो राष्ट्रपति महोदय ने बोला कि इसको आप सुधार करो, मैं पास नहीं कर रहा, तो वापस से वो बिल चला गया लोकसभा और राज्यसभा में, उन्होंने फिर से या तो सुधार किया या उनका मन सुधार नहीं भी किया, फिर से पास कर दिया, तो अब राष्ट्रपति महोदय के ऊपर में क्या ऑब्लिगेशन है कि उनको वो पास करना ही है। मतलब अब उनका वेटो पावर खत्म हो गया, सस्पेंड हो गया, अगर एक बार फिर से वो बिल पास होकर के आ गया मतलब ही हैज टू गिव एसेंट। अब इसी को स्टेट के साथ कंपेयर कर लेते हैं, यहीं पे टॉपिक स्टेट का भी खत्म हो जाएगा। देखो स्टेट में भी ना आपका अगर सपोज करो लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई बिल पास हुआ तो गवर्नर के पास आता है, जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास आता है, गवर्नर साइन करते हैं तो स्टेट में एक्ट बनता है, जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति साइन करता है तो एक्ट बनता है। अब सपोज करो गवर्नर है ना उस बिल को रिजर्व कर लिया, उसने बोला कि यार मुझे लगता है ना ये बिल राष्ट्रपति को पास भेजना चाहिए, वही साइन करे तभी पास हो, क्योंकि कोई स्पेशल कंडीशन हो, दैट इज कंप्लीटली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नर। गवर्नर ने उसको रिजर्व करके राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया, राष्ट्रपति महोदय ने बोला क्या कि यार इसमें नहीं ये चीजें चेंज करके लेकर के आओ, राष्ट्रपति महोदय ने वापस रिटर्न कर दिया। अब अगर वो फिर से स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में गया, उन्होंने चेंजेस किए या फिर नहीं भी चेंज किए, वापस से प्रेसिडेंट के पास आया, तो अभी भी प्रेसिडेंट के पास में अधिकार है, वो चाहे तो फिर से वेटो लगा सकता है कि नहीं मैं फिर भी एग्री नहीं करता, फिर से चेंज करके लेके आओ। लेकिन देखो सेंटर के केस में क्या हो रहा है कि अगर सपोज करो राष्ट्रपति ने एक बार मना किया और वापस से अगर बिल आया तो अब राष्ट्रपति जी को वहां पे साइन करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है सस्पेंसिव वेटो है। लेकिन स्टेट के केस में प्रेसिडेंट जितनी बार चाहे उस बिल को रिपीट कर सकता है, स्टेट के केस में प्रेसिडेंट के ऊपर सस्पेंसिव वेटो नहीं है, दिमाग में बैठा लो, एग्जाम में पूछ सकता है, राइट। चलो पॉकेट वेटो मतलब कि कोई टाइम पीरियड नहीं पता है, उन्होंने अनलिमिटेड टाइम के लिए किसी बिल को उठा करके पॉकेट में रख दिया, यानी कि भूल गए। अब उनका मर्जी है कि वो आज से 2 साल बाद उस पर साइन करेंगे, 10 साल बाद करेंगे, या फिर जब भी उनका मन करे तब साइन करेंगे, या नेक्स्ट राष्ट्रपति आएंगे तब साइन करेंगे। प्रेसिडेंट साहब को लगा कि ये बिल सही नहीं है, इसको उठा करके अपने पॉकेट में डाल दिया, मतलब पॉकेट वेटो, यानी कि अब लंबे समय के लिए बिल क्या हो गया, पेंडिंग हो गया, नो वन नोज वो कब पास होगा। थोड़े मोड़े कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो एब्सोल्यूट वेटो है ये 2 बार यूज किया गया, राजेंद्र प्रसाद के टाइम पे यूज किया गया था पेप्सो एप्रोप्रिएशन बिल को लेकर के, और आर वेंकटेश्वर ने इसको पास किया था इस बिल को लेकर के। देखो ये जो पीपीटी है ना, दिस इज अ हाई यील्डिंग कंटेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन इसके अंदर में डम्प्ड है, जिसको मैं समझा रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे दे दूंगा मैं, यूपीएससी बाय रुपेश करके टेलीग्राम चैनल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और ये सारे के सारे फैक्ट्स को एक बार रीड कर लेना, राइट, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी कॉन्सेप्ट पे पूछेगी। इन वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो कुछ फैक्ट आ गया तो यहाँ से फैक्ट्स भी लग जाएंगे। ठीक है भैया, आगे देख लो। प्रेसिडेंट, हाँ पॉकेट वेटो कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है ना,
इसको एक बार कब किया गया, तो प्रेसिडेंट जेल सिंह ने इसका एक्सरसाइज किया था विद रिस्पेक्ट टू इंडियन ऑफिस पोस्टल अमेंडमेंट बिल, यानी कि एक बार राष्ट्रपति साहब जेल सिंह ने इसका इस्तेमाल किया हुआ है पॉकेट वेटो का। और इसके बाद से यही है, कुछ नहीं बस कि यूनियन के लेकर के, स्टेट को लेकर के कब पास हो सकता है, कब नहीं पास हो सकता है, राइट। इसको आप एक बार खुद से भी रीड कर सकते हो। सो आई थिंक अब हमने प्रेसिडेंट को पूरा कंप्लीट कर लिया। फटाफट फटाफट क्वेश्चंस पे आते हैं और टॉपिक को खत्म करते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस पे आने से पहले एक चीज और मैं बताना चाहता हूं सारे एस्पिरेंट्स को कि अभी पावर आईएएस पे मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है 2026 के लिए। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस इज द हाई टाइम मेंटरशिप का। अगर आपने अभी से इस टाइम को यूटिलाइज किया तब जाकर के 2026 का अटेम्प्ट अच्छा जाएगा। अब ये मत वेट करना कि 2025 का प्रीलिम्स हो तो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, नॉट एट ऑल। अगर 26 वाले रेस में दौड़ना है तो आपकी रेस शुरू हो चुकी है, राइट। सो यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर टाइम। उसी को लेकर के हमने अपना मेंटरशिप प्रोग्राम इस्तेमाल किया है। इफ यू रियली वांट टू जॉइन द मेंटरशिप प्रोग्राम, आई एम जस्ट लिविंग आउट माय नंबर, दिस इज माय पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर 9910193064। यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। हाई चांसेस अगर मैं फोन ना उठा पाऊं तो प्लीज व्हाट्सएप करना इस पे, एंड आई विल डेफिनेटली लेट यू नो अबाउट द मेंटरशिप प्रोग्राम दैट वी हैव लॉन्च्ड। ओके फाइन, आगे चलते हैं। मेंटरशिप हम ये कर क्यों रहे हैं, तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको कौन से सोर्स को पढ़ना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से जहां से क्वेश्चन आता है, पीवाईक्यू कहां से करेंगे, कौन सी बुक को कवर करना है, कितने टाइम पीरियड में करना है, एवरीथिंग इज बीन डन इन द मेंटरशिप क्लासेस। एनीवेज, गोइंग अहेड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज। अच्छा, क्या है, कौन कौन से ऐसे रिपोर्ट्स है जो आपके राष्ट्रपति महोदय आपके पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। तो इसका आंसर आपको करना है। रीड दिस क्वेश्चन जेन्युइनली, थोड़ा फैक्चुअल है नेचर में। इसमें से मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि इसमें का एक रिपोर्ट है इन चार में से जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के सामने, मतलब पार्लियामेंट के सामने नहीं रखेगा, बाकी तीन के तीन रिपोर्ट रखता है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ द ट्रेंड क्वेश्चन है, बट यूपीएससी ने इसको 2012 में, आज से 12 साल 13 साल पहले पूछा था, मतलब पुराने ट्रेंड्स का क्वेश्चन है। बट एक बार देख लेना इसमें क्या है। मैं आपको हल्का सा हिंट दिया हुआ है कि एक ऑप्शन गलत है। नाउ दैट यू हैव टू टेल कि सी है या फिर डी है, राइट। ठीक से देख करके बताना है आपको। वैसे एक ऑप्शन में तो एक ही क्वेश्चन था वहां पे। चलो 2013 का फिर से क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शैल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, कि आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये क्या पार्लियामेंट के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। अभी अगला चैप्टर जो आएगा वो पार्लियामेंट के ऊपर में आएगा, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आएगा। उसमें मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट फिर भी बता दे रहा हूँ, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो एक्चुअली में लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट के लिए नहीं होते हैं। तो वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों है लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि लोकसभा ही क्या है, हाउस ऑफ पीपल है, जहां पे सरकार बनती है, राइट। वहीं से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ भी करेंगे लोकसभा में उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकसभा ही है जहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास किया गया तो सरकार गिर सकती है। तो क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्यों पास किया गया, ये सब आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। एनीवेज, गोइंग अहेड, यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ये बात तो सही है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में यूनियन मिनिस्टर्स ऑफिस रखते हैं, राइट। द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल। सही बात है, अगर जो प्राइम मिनिस्टर है कोई भी प्रपोजल है, कुछ भी चीजों को चेंजेस करना है, तो वो किससे बात करेंगे, तो आपके राष्ट्रपति महोदय से बात करेंगे। यानी कि ऑप्शन 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट, सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलो, गोइंग अप विद द सेम ट्रेंड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजिशन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या आपके राष्ट्रपति आपके सरकार में जो भी काम हो रहा है उसको बेहतरीन करने के लिए रूल्स बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं। आर्टिकल 77 के अंदर में है। ये जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का सेकंड पार्ट, उसमें मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। एक बार फिर भी बता दे रहा हूं, आपका जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है ना, राइट, इसके दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। एक तो आपके प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है ना, और दूसरे आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो है प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये वाला जो है ना, ये टॉपिक कल आएगा। यानी कि आज हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, कल पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे, और इन दोनों को पढ़ने के बाद में हमारा जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, यानी कि यूनियन यानी कि सेंटर के स्तर पे कोई भी पॉलिसी को अगर एग्जीक्यूट कराना है तो कौन करा सकते हैं, राष्ट्रपति करा सकते हैं, राइट। और राष्ट्रपति किसके एडवाइस पे करा रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे करा रहे हैं, यानी कि ये लोग भी करा सकते हैं। बोथ ऑफ देम आर पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस और टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्या जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है आपके गवर्नमेंट का वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे हो रहा है? नहीं, वो किसके नाम पे होता है, राष्ट्रपति। अभी मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव में कि आपके देश में कोई भी बिल पास हो रहा है, कोई भी बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है, किसके नाम पे होता है, सो दैट इज ऑन द नेम ऑफ द राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन 1 इज करेक्ट, सो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर।
देखो दीज आर द थीम्स जहां से यूपीएससी पूछते रहता है। अच्छा अब इस पे आ जाओ, आपका अभी 2018, अब देखो 18 से लेकर के मतलब पिछले 5-6 साल का क्वेश्चन है, ये आपका पर्टिकुलर थीम है जिसको हमने पकड़ के अभी बैच में कवर किया हुआ है। जो इनिशियल कुछ चैप्टर्स के मतलब इनिशियल जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए ये अगले वाले चैप्टर में कवर होंगे, जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दिस इज द कोर ऑफ प्रेसिडेंट। क्या लिखा हुआ है, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन, अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं राष्ट्रपति महोदय का, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। मैंने आपको बताया था अगर आप स्टेट में जो एमएलएस का वैल्यू ऑफ वोट निकालना है तो उसमें आप देखो कि उनके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे जो वेरिएबल्स थे वो अलग अलग होंगे। मतलब क्या है, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट प्लस वहां पे कितने स्टेट के लेजिस्लेटिव मेंबर्स है, हर स्टेट में डिफर करेगा, यानी कि हर स्टेट का वैल्यू ऑफ वोट हर एमएलए का क्या होगा, अलग अलग होगा। ये तो सही बात बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, सही बात है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ राज्यसभा। अभी मैंने क्या बताया था, एमपी लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो, दोनों का वैल्यू ऑफ वोट सेम होगा। लेकिन जब भी आप लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात कर रहे हो तो यहां पे वैल्यू ऑफ वोट हर स्टेट में अलग अलग है। और अगर आप टोटल वोट की बात करो एमपीज का, टोटल वोट की बात करो एमएलए का, तो दोनों क्या है, सेम है। याद आ रहा है, स्टार्टिंग में बताया था। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलो गोइंग अप विद द सेम ट्रेन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। if the election of president of India is declared void, अगर राष्ट्रपति महोदय के इलेक्शन को हमने void बता दिया, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, all act done by him in the performance of duties before the date of decision become invalid, मतलब ये डिसीजन आने के पहले भी जो भी उन्होंने काम किया सब कुछ इनवैलिड हो जाएगा, नहीं, जब तक डिसीजन नहीं आया था तब तक का सारा काम वैलिड है, अब अगर कुछ लेंगे इनिशिएटिव तब इनवैलिड होगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अभी पढ़ाया मैंने आपको, थीम का पार्ट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अच्छा देखो करेक्ट पूछ रहा है ना, पेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोल रहा है यानी कि अच्छा अभी आते हैं अगले ऑप्शन पे आते हैं, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शन आर येट टू टेक प्लेस। राष्ट्रपति महोदय का इलेक्शन हम इस ग्राउंड पे टाल देंगे कि हमारे स्टेट में ना कुछ ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबलीज है जहां पे इलेक्शन अभी हुआ नहीं है। मतलब लॉजिकल बात है, आपके देश में जितने लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं हाई चांसेस कि देश में कभी ना कभी कोई ना कोई असेंबली में इलेक्शन होते ही रहेगा। इसलिए तो अभी हम लोग बोल रहे हैं ना कि वन नेशन वन इलेक्शन। क्यों बोल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि हम चाह रहे हैं पूरे देश का मतलब एक साथ में इलेक्शन हो जाए। लेकिन अभी तक तो वैसा नहीं हो रहा है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं इलेक्शन चलते रहता है किसी ना किसी असेंबली में। तो इस हिसाब से अगर देखो तो राष्ट्रपति का तो इलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है कि आपके राष्ट्रपति का इलेक्शन हम टाल सकते हैं इस बेसिस पे कि आपके किसी एक स्टेट में अभी इलेक्शन होना बचा हुआ है। ऐसे तो पूरे देश में कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन होते रह रहा है, तो राष्ट्रपति का तो कभी इलेक्शन ही नहीं होगा। स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यू कैन नॉट एक्सटेंड द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड दैट अभी किसी स्टेट का इलेक्शन बचा हुआ है। नो, नॉट एट ऑल, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट विद इन व्हिच ही और शी कैन डिक्लेयर द बिल और गिव असेंट टू द बिल। जब भी कोई बिल राष्ट्रपति के सामने गया तो राष्ट्रपति महोदय के ऊपर में एक फिक्स टाइम होता है कि इतने ही टाइम में उनको साइन करके देना, अगर नहीं साइन करके देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। आज तक कभी भी राष्ट्रपति महोदय के ऊपर में कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है, यही मैंने आपको पढ़ाया अभी, वेटो पावर। और याद करो वेटो में क्या पढ़ाया, पॉकेट वेटो, कि इनफाइनाइट टाइम के लिए राष्ट्रपति अगर चाहे तो उस बिल को रिजर्व करके रख सकते हैं, कोई उनसे कुछ नहीं पूछ सकता, ही हैज दैट अथॉरिटी। यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। तो कितने स्टेटमेंट सही है, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब देखो कहने के लिए एक क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया, इस क्वेश्चन ने ना पूरा का पूरा प्रेसिडेंट का क्रक्स निकाल दिया। इस क्वेश्चन ने एक्चुअली में ये देख लिया कि आपने मतलब प्रेसिडेंट को सच में ठीक से पढ़ा या नहीं पढ़ा, या फिर रट करके आयो। सो दैट इज हाउ द यूपीएससी चेक्स द कॉन्सेप्ट बाय दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन है 2023 का। यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। The members nominated to either House of Parliament or Legislative Assembly of State are also eligible to included in the Electoral College। देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, राइट। और ये क्वेश्चन ना मतलब जो मैंने अभी पढ़ाया है ये पूरे के पूरे उसी ऑप्शन से ये क्वेश्चन निकलेगा। दिस इज सो इजी, सो बेसिक्स। मैं एक सेकंड के लिए स्क्रीन छोड़ रहा हूं, आप वीडियो को रोक करके पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है। So I wish, I guess you guys would have read this question, would have attempted this question. अब इसका जो भी आंसर आ गया drop down in the comment box and let me know how was the session. If you guys really like the session, do let me know because this is the complete MBT series. इस सीरीज के थ्रू हम यूपीएससी के जितने भी इंपॉर्टेंट थीम्स है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है उनको वन बाय वन करके टारगेट करेंगे।
अभी प्रेसिडेंट के ऊपर में आया, अगला आएगा इलेक्शन में आपके प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर हम लेकर के आएंगे इमरजेंसी, फिर पार्लियामेंट, फिर जुडिशरी, फिर पंचायती राज। इसके बाद आपका पूरा पूरा पॉलिटी खत्म हो जाएगा। मतलब 10 लेक्चर में आपका पॉलिटी ऐसा कवर कराऊंगा कि अगर यूपीएससी ने 15 क्वेश्चन पूछा तो 10 लेक्चर में एटलीस्ट 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन सही करके आओगे पेपर में। दैट इज दी प्रोडक्टिवनेस ऑफ दी सेशंस, क्योंकि यहाँ पे हम टॉपिक्स भी सेग्रीगेट करके चल रहे हैं जहां से यूपीएससी बार बार पूछती है। So I wish and I hope this guys that this session was productive and you guys understood the concept. Just be consistent, keep following the series and work very hard, right? See you soon in some other session. Take care. Thank you so much everyone. Thank you.